कहानी की शुरुआत होती है जिसमें देखते हैं कि एक पार्टी चल रही है जहां सभी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जहां फूकाम फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की प्लानिंग डायरेक्टर नाओशिया सूस का बर्थडे हो रहा है। तभी वहां सभी बहुत मस्ती करते हैं और सूस को बर्थडे विश करते हैं। तभी वहां कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और उनके असिस्टेंट से पूछते हैं यहाँ क्या चल रहा है। तब वो बताते हैं कि यहाँ सू की बर्थडे पार्टी चल रही है, आज यहाँ सबको लेट हो जाएगा जाने में, तो आप चले जाएं। तभी प्रेसिडेंट फू तिंगजो कहते हैं मुझे भी यहाँ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी मेरी जीएफ वान्यून आज 5 साल बाद चाइना वापस आ रही है और मैं उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ। तभी दूसरी तरफ टिंगिया जो प्रेसिडेंट फू तिंगजो को कहती है कि सू तुम मेरी आदर्श हो, तुम कितनी सिंपल हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तुम, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम जैसी फ्रेंड मिली है मुझे, तुम कितना ध्यान रखती हो मेरा, तुम्हें किसी की नज़र न लगे और तुम्हारा ये बर्थडे तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और तुम्हारे सपने पूरे हो जाएं और तुम जल्दी से मेरी भाभी बन जाओ। तुमने इस समय कैंसर के लिए ड्रग डेवलप कर लिया सक्सेसफुली और इसी के साथ तुम्हें लैक्स मेडिकल अवार्ड भी मिलने वाला है। तुम कितनी अच्छी हो, अपना हर काम बहुत अच्छे से करती हो और पूरी ईमानदारी के साथ। मेरा भाई इस बार तुम्हारे साथ रहने के बारे में ज़रूर मान जाएगा, है ना? तभी वहाँ की सारी लड़कियाँ और लड़के उसे अप्रिशिएशन करते हुए कहते हैं वाओ कंग्रेचुलेशंस, तुम बहुत जल्दी एक सक्सेसफुल वुमेन बन जाओगी। उन्हीं में से एक लड़का कहता है मैंने सुना है तुम पिछले कुछ सालों से प्रेसिडेंट फू तिंगजो तुम्हारा क्रश है और तुम उन्हें अपना बीएफ बनाना चाहती हो। तभी वहाँ मौजूद सभी लोग कहते हैं हाँ, तुम दोनों का क्या चल रहा है, हमें भी बताओ ना, प्लीज़ बताओ। तभी वहाँ प्रेसिडेंट फू तिंगजो का असिस्टेंट आता है और कहता है मुझे माफ़ करना बीच में बोलने के लिए, और आगे सू को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हुए कहता है कि ये सेलिब्रेशन ड्रिंक हमारे वाइस प्रेसिडेंट फू तिंगजो ने तुम्हारे लिए दी है। तभी सभी चिल्लाने लगते हैं और सू थैंक्स कहती है। इसके बाद जैसे ही सू ड्रिंक पीती है और बेहोश हो जाती है। अब दूसरा सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ सू हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ उसके साथ तिंगिया है। वो सू से कहती है कल के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? कल का दिन बहुत ही बेकार और जोखिम भरा था तुम्हारे लिए, तुम्हें ड्रग एलर्जी हो गई है और इसी कारण से तुम्हें बहुत ज़्यादा हाई फीवर भी था, तुम लगभग मर ही गई थी, पता है तुम्हें? मेरा भाई बहुत ही मतलबी है, तुम इतनी बीमार हो, मरने वाली थी और इसी सिटी में होकर भी तुम्हें देखने तक नहीं आया। तब सू कहती है मुझे सब कुछ तो याद है, पर तुम्हारा भाई कौन है? मुझे ये पर्सन याद नहीं आ रहा है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तब तांगिया कहती है मेरा भाई फूकाम फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट फू तिंगजो है। क्या ये मेरे भाई को अट्रैक्ट करने का नया तरीका है? झूठी भूलने की बीमारी का नाटक करके उसका अटेंशन लेना चाहती हो, है ना? पर तुम बहुत सोचती हो। तब सू कहती है मुझे सच में कुछ याद नहीं है। इसके बाद तांदिया कहती है क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? फिर सू कहती है मैं कसम खा के कहती हूँ मैं सच बोल रही हूँ, अगर मैंने तुम्हारे भाई के बारे में झूठ कहा होगा तो मैं बहुत ही दर्दनाक मौत मरूंगी। तभी तांगिया कहती है नहीं, मेरा भाई बहुत गुस्सा करता है। उसकी एक एक्स जीएफ थी गु वान्यून, जिसे वो बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है और रात दिन सिर्फ उसके बारे में सोचता है और उसे पढ़ाई के लिए भी मेरा भाई सपोर्ट देता था। जब वो उसे छोड़कर गई थी तब वो दिन रात अपने आप को रूम में बंद करके रखता था और बस ड्रिंकिंग ही किया करता था। मैं तो बहुत परेशान थी और सब बहुत परेशान हो रहे थे, पर तभी तुम आई और तुमने उसे संभाल लिया और उसकी देखभाल की और उसके कैंसर के ड्रग रिसर्च में उसकी मदद भी की। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया है, पर फिर भी वो तुम्हें देखने तक नहीं आया। तुम कितनी खतरे में थी कल, और वो अपनी जीएफ वान्यून को ढूंढने गया था यहाँ आने के बजाय, क्योंकि वो 5 साल बाद चाइना वापस आ रही थी और अब मेरा भाई उससे शादी करना चाहता है। तभी सू कहती है पर अभी तो तुमने कहा कि मैं बस प्रेसिडेंट फू तिंगजो के आगे पीछे घूमती रहती थी, तो क्या तुमने मुझसे झूठ कहा? उसके बाद तांगिया कहती है हाँ, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? सब जानते हैं कि तुम भाई फू तिंगजो की ईमानदार कुत्ते की तरह हो और उससे ज्यादा कुछ नहीं। सू कहती है क्या तुम सच बोल रही हो? तभी तांगिया कहती है तुम्हें अगर विश्वास नहीं तो चैट हिस्ट्री चेक कर लो, और उसे पासवर्ड बताती है जो 0 ना तो 0 था, जो प्रेसिडेंट फू तिंगजो की बर्थ डेट थी, और एल्बम भी देखना, ओके? तभी सू पूरी चैट हिस्ट्री और एल्बम देखती है और उसे थोड़ा थोड़ा कुछ याद आता है। तब तांगिया कहती है मुझे शर्म आती है फू तिंगजो को अपना भाई कहते हुए, वो तुम्हारे लायक ही नहीं है, तुम्हें उससे भी अच्छा कोई और मिल जाएगा।
इसके बाद वहाँ प्रेसिडेंट फू टिंगजो आता है अपनी GF वनयून के साथ और सू के बारे में पूछता है और अपनी गर्लफ्रेंड। तभी तांग्या सू को चुप करा देती है और कहती है अब और कोई बात मत करो अपने आने वाले कल के लिए। मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम अपनी याददाश्त खो दोगी और तुम अचानक से मेरे भाई के बारे में भूल जाओगी। तब सू कहती है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तब तान्या उसे पिछली कुछ बातें बताती है और कहती है तुम मेरे भाई से बहुत प्यार करती थी पहली रात की मुलाकात से ही, जब तुम पिछले 5 साल पहले मिले थे। जो आदमी सोने से कठोर चट्टान सा था। फिर सू कहती है अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, तुम्हारा भाई अब मेरा BF है। तभी तान्या कहती है नहीं, मेरा भाई बहुत गुस्सा करता है। उसकी एक एक्स GF थी गू वनयून, जिससे वो बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है और रात दिन सिर्फ उसके बारे में सोचता है। और उसे पढ़ाई के लिए भी मेरा भाई सपोर्ट देता था। जब वो उसे छोड़कर गई थी तब वो दिन रात अपने आप को रूम में बंद करके रखता था और बस ड्रिंकिंग ही किया करता था। मैं तो बहुत परेशान थी और सब बहुत परेशान हो रहे थे, पर तभी तुम आई और तुमने उसे संभाल लिया और उसकी देखभाल की और उसके कैंसर के ड्रग रिसर्च में उसकी मदद भी की। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया है, पर फिर भी वो तुम्हें देखने तक नहीं आया। तुम कितनी खतरे में थी कल। और वो अपनी GF वनयून को ढूंढने गया था यहाँ आने के बजाय, क्योंकि वो 5 साल बाद चाइना वापस आ रही थी और अब मेरा भाई उससे शादी करना चाहता है। तभी सू कहती है पर अभी तो तुमने कहा कि मैं बस प्रेसिडेंट फू टिंगजो के आगे पीछे घूमती रहती थी, तो क्या तुमने मुझसे झूठ कहा। उसके बाद तांग्या कहती है हाँ, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। सब जानते हैं कि तुम भाई फू टिंगजो की ईमानदार कुत्ते की तरह हो और उससे ज्यादा कुछ नहीं। सू कहती है क्या तुम सच बोल रही हो। तभी तांग्या कहती है तुम्हें अगर विश्वास नहीं तो चैट हिस्ट्री चेक कर लो, और उसे पासवर्ड बताती है जो 0 ना तो 0 था, जो प्रेसिडेंट फू टिंगजो की बर्थ डेट थी। और एल्बम भी देखना, ओके। तभी सू पूरी चैट हिस्ट्री और एल्बम देखती है और उसे थोड़ा थोड़ा कुछ याद आता है। तब तांग्या कहती है मुझे शर्म आती है फू टिंगजो को अपना भाई कहते हुए, वो तुम्हारे लायक ही नहीं है, तुम्हें उससे भी अच्छा कोई और मिल जाएगा। इसके बाद वहाँ प्रेसिडेंट फू टिंगजो आता है अपनी GF वनयून के साथ और सू के बारे में पूछता है और अपनी गर्लफ्रेंड वनयून को सू से मिलवाते हुए प्रेसिडेंट फू टिंगजो कहता है ये है वनयून, मेरी गर्लफ्रेंड, जिसका मैं 5 सालों से वेट कर रहा था। और वनयून, ये है सू, मेरी बहन तांग्या की बेस्ट फ्रेंड और हमारी कंपनी की सिर्फ एक एम्प्लॉई। सू कहती है आपसे मिलके अच्छा लगा। उसी समय वनयून कहती है हाँ, मैंने सुना था तुम प्रेसिडेंट फू टिंगजो को पसंद करती हो। जिस पर सू कहती है मुझे भूलने की बीमारी है तो मुझे कुछ खास याद नहीं, पर अब इससे क्या फर्क पड़ता है कौन किसको पसंद करता है। अब तो आप वापस आ गई हैं और अब प्रेसिडेंट फू टिंगजो सिर्फ आपके हैं। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट फू टिंगजो मन ही मन सोचता है क्या सच में सू मुझे भूल गई है या फिर भूलना चाहती है। वनयून कहती है तुम्हें फीवर है। तभी सू कहती है हाँ, ड्रग एलर्जी के कारण ही हाई फीवर भी था। उसी समय वहाँ नर्स आती है और सू को चेकअप के लिए चलने को कहती है और सू वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सू सीढ़ियों में बैठी होती है हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ वनयून आती है और सू को भला बुरा कहती है। वो कहती है मुझे पता है तुम प्रेसिडेंट फू टिंगजो को पसंद करती हो, पर वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और किसी से प्यार कर भी नहीं सकता। उसे सिर्फ मैं नजर आती हूँ हर जगह। अगर मैं गलत रहूंगी तो भी मैं ही सही लगूंगी। तुम्हें तो पता ही होगा मैंने 5 साल पहले फू टिंगजो को छोड़कर अब्रॉड चली गई थी, फिर भी उसने मेरे आने का वेट किया। सू कहती है मुझे पता है प्रेसिडेंट फू टिंगजो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और वो आपके ही हैं। मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ और मुझे कुछ याद भी नहीं करना है। तभी वो जाने के लिए खड़ी हो जाती है, पर उसी समय वनयून किसी से फोन पर बात करते हुए सीढ़ियों से जानबूझकर गिर जाती है। तभी वहाँ प्रेसिडेंट फू टिंगजो आते हैं, जिन्हें लगता है कि सू ने वनयून को गिराया है और वो सू को धक्का दे देते हैं और वनयून को अपनी गोद में उठाकर ले जाते हैं। तभी वनयून सू की तरफ देखकर हंसने लगती है। इसके बाद सू को कॉल आता है और वो कहती है कि अभी मैं ठीक हूँ और हॉस्पिटल के अंदर ही जा रही हूँ। तभी वहाँ कोई आता है और सू को सीढ़ियों से धक्का दे देता है और कॉल पर बात करता है प्रेसिडेंट फू टिंगजो, हमने आपका काम कर दिया है। इसके बाद सीन हॉस्पिटल के अंदर का दिखाया जाता है, जिसमें सू फिर से बेड में सोई होती है। फिर उसे होश आता है और तांग्या कहती है क्या हुआ था तुम्हें, पर वो कुछ कहती नहीं। फिर तांग्या कहती है तुम प्रेसिडेंट फू टिंगजो के बारे में सोच रही हो, मुझे पता है तुम्हें उन्हें वनयून के साथ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। तब सू कहती है इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है, फू टिंगजो प्यार करते हैं वनयून से और वो उनसे शादी भी करना चाहते हैं, और फिर मुझे ठीक से कुछ याद भी नहीं है
और मुझे याद भी नहीं करना है। ये सारी बातें फूतिंग्जो बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है और सोचता है, क्या ये सच में मेरे बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती है? ऐसे कैसे ये मेरे बिना रह लेगी? ये मुझे छोड़कर नहीं रह सकती। यही बात फूतिंग्जो सोच रहा होता है और जैसे ही अंदर जाने वाला होता है तो वनियो उसे बुला लेती है और वो चला जाता है। इसके बाद सू अपने घर में कॉल करती है और वो कहती है, मैं घर वापस आ रही हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करनी है और शादी भी करनी। तब स्यू की माँ कहती है, किससे? जो तुम्हारे फ्रेंड के भाई को तुम लाइक करती हो? स्यू मना कर देती है और कहती है, मुझे भूलने की बीमारी है और मैं सब कुछ भूल गई हूँ, बाकी बातें घर आकर करूँगी। फिर स्यू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। इसी खुशी में तांग्या अपने घर में एक पार्टी रखती है और स्यू को अपने घर लेके आती है, पर घर आकर देखती है कि उस पार्टी में उसके भाई प्रेसिडेंट फूतिंग्जो और उसकी गर्लफ्रेंड वनियो भी थे। तांग्या कहती है, इन्हें किसने बुलाया? तभी एक लड़की कहती है, तुमने ही तो कहा था कि पार्टी में सब होंगे तो मज़ा आएगा, इसलिए मैंने इन्हें भी इनवाइट कर लिया। और वैसे भी ये दोनों तो तुम्हारे भाई और होने वाली भाभी हैं, तुम्हें तो खुशी ही होगी इनके आने से। फूतिंग्जो और उसकी जीएफ वनियो भी आ गए हैं और दोनों एक ही ग्लास से ड्रिंक पी रहे थे, जिसे देखकर स्यू को बुरा तो लगा, पर वो इग्नोर करती है और कहती है, चलो कोई गेम खेलते हैं। तभी वहाँ ट्रूथ डेयर खेलते हैं और स्यू को ट्रूथ मिलता है, जिसमें उसे अपने क्रश के बारे में बताना होता है जो किसी को पता ना हो। फिर सू कहती है, प्रेसिडेंट फूतिंग्जो को मैं बहुत प्यार करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी, पर वो मुझे प्यार नहीं करते थे, रिस्पेक्ट भी नहीं करते थे, वो किसी और से प्यार करते थे और मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ और मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ अब। और ड्रिंक कर लेती है। प्रेसिडेंट फूतिंग्जो और उनकी गर्लफ्रेंड वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उनके पीछे फूतिंग्जो की बहन तंग्या भी जाती है और तंग्या को रोकने के लिए सू जाती है। तभी तंग्या कहती है, भाई रुको रुको, भाई रुक जाओ। फूतिंग्जो रुकता है और तंग्या कहती है, ये क्या है भाई, आप सू को सबके सामने नीचा क्यों दिखा रहे हैं, उसकी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? तब फूतिंग्जो कहता है, मैंने तो कुछ नहीं किया और मैंने नहीं बोला था उससे कि वो मुझे 5 साल तक पागलों की तरह प्यार करे। ये सब जानते थे कि मैं सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड और होने वाली मंगेतर वनयुन से प्यार करता हूँ। तंग्या कहती है, भाई आपको क्या लगता है मैं कुछ जानती नहीं हूँ? मुझे सब पता है। सू की ड्रिंक में बर्थडे रात को एलर्जी ड्रग आपने ही डाली थी ना, ताकि वो सब भूल जाए या फिर मर जाए। और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा, क्यों? और फिर ये सब सुनकर फूतिंग्जो वहाँ से चले जाते हैं और सू सारी बातें सुन लेती है कि ये सब प्रेसिडेंट फूतिंग्जो ने करवाया था। दूसरे दिन सुबह ऑफिस में 99th कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है मीडिया के साथ, जहां सबको इनवाइट किया जाता है। सू अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर कहती है, मुझे ये जॉब छोड़नी है। तभी एक एम्प्लॉय कहती है, क्यों? पर तुम तो अच्छा काम करती हो और तुम्हारे तो लीव चल रही है, अभी तुम चाहो तो और लीव ले लो, फिर तुम्हें अपनी रिसर्च भी तो कंप्लीट करनी है ना। तो सू कहती है, मुझे अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। तभी वहाँ कुछ और एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं और कहते हैं, चलो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है और आज लैक्स मेडिकल अवार्ड तो सू को ही मिलेगा। हमें पता है तुम्हारा नाम ही नॉमिनेट किया गया होगा, तुम्हें तो आज हमें पार्टी देनी ही होगी। वैसे भी इतनी कम उम्र में इतना बड़ा अवार्ड मिलना कोई छोटी बात नहीं है। तभी सभी जाते हैं मीटिंग में। वहाँ फूतिंग्जो से सू कहती है, मैं बहुत लकी हूँ कि इस कंपनी में काम करने का मौका मिला और आपका साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को भी मिला। सू कहती है, हाँ, पर प्रेसिडेंट फूतिंग्जो उसकी सारी बातें इग्नोर कर देता है और उन्हें स्टेज पर बुलाया जाता है। वो स्टेज पर चले जाते हैं और बताते हैं कि कंपनी की इस सफलता के पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी का हाथ है, जो हर कदम पर उनके साथ रही है, अच्छे बुरे हर वक्त उनके साथ खड़ी रही है। इस पर सबको लगता है कि अवार्ड के लिए सू का नाम लेंगे, पर वो अपनी जीएफ वनयू का नाम लेते हैं और सबको बहुत शौक लगता है कि प्रेसिडेंट ऐसे कैसे कर सकते हैं। सू कहती है, ये अवार्ड तो मुझे मिलना चाहिए था, प्रोजेक्ट को लीड तो मैंने किया था और इस प्रोजेक्ट पर काम भी मैंने ही किया था। तब फूतिंग्जो कहता है, तुमको क्या पता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक बैचलर डिग्री है और वनयू ने अपना डॉक्टोरल इंटरनेशनल यिनशेंग कॉलेज से किया है, वो तुमसे ज़्यादा बेटर है और इसलिए अब से इस कंपनी की डायरेक्टर भी वनयू है। और फूतिंग्जो वहाँ से चला जाता है। तभी एक एम्प्लॉई सू का रेजिग्नेशन लेटर साइन कराने के लिए लेकर आती है और वो पढ़ते उससे पहले वनयू आती है और उन पेपर्स पर
पर साइन कर देती है। तभी सभी एम्प्लॉयज सू की तरफ से बोलते हैं हम प्रेसिडेंट से बात करेंगे कि वो अवार्ड तुम्हें दे, ना कि वानियून को। पर सू कहती है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी रिजाइन कर चुकी हूँ। ठीक है गाइस, हो सका तो हम फिर मिलेंगे, और ये बोलकर चली जाती है। सू रूम में अपनी पैकिंग करती है और उसे उसके रूम में प्रेसिडेंट फू तिंगजो की फोटो दिखती है, जिसे वो डस्टबिन में डाल देती है। तभी उसे तांगिया का मैसेज आता है, तुम मेरा बर्थडे गिफ्ट लेकर आ रही हो ना। तुरंत सू तांगिया के घर जाती है, पर वहाँ वो फू तिंगजो और वानियून को एंजॉय करते हुए देखती है और कहती है मैं रूम में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मुझे तुम बताना। और सू रूम में चली जाती है। तभी वहाँ वानियून आती है और कहती है कितनी बेशरम हो ना तुम, इतना कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ चली आई। तुम्हें बस फू तिंगजो के आसपास होना होता है ना, तुम्हें समझ नहीं आता कि वो तुम्हें प्यार नहीं करते। तुम यहाँ सिर्फ उसकी पागल बहन के कारण आती हो, क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड है। उसे तो कुछ समझ है नहीं, किसी भी आलतू फालतू इंसान को अपना दोस्त बना लेती है और अपने भाई के पैसों पर ऐश करती है। तभी सू कहती है तुम ऐसे तांगिया और उसके भाई के पीछे उनकी बुराई नहीं कर सकती। पर वानियो कहती है प्रेसिडेंट फू तिंगजो मेरे मुट्ठी में है, मैं जैसे बोलूंगी वो वैसे ही करेंगे। फिर एक बार मेरी फू तिंगजो से शादी हो जाए, फिर देखना कैसे मैं फू तिंगजो को अपनी उंगली पर नचाऊंगी और तांगिया को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और उनकी इसी बहस के बीच सू वानियो को एक थप्पड़ मार देती है। बदले में वानियो वहाँ रखा एक पॉट उठाकर सू को मारती है। तभी वहाँ प्रेसिडेंट फू तिंगजो आता है और ये देखकर वानियो गिरने का नाटक करती है। ये देखकर फू तिंगजो को बहुत गुस्सा आता है और वो सू का गला पकड़ लेता है और कहता है माफ़ी मांगो तुम अभी वानियो से। सू कहती है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ नहीं किया। फिर वहाँ तांगिया आती है और कहती है मेरे रूम में कैमरा लगा है, उससे पता चल जाएगा कि किसने किसको मारा है। फू तिंगजो कहता है ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ और फिर तुम्हें वानियून से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी ही होगी। सू कहती है समझी तुम। पर तभी वानियून नाटक करती है कि उसका एंकल ट्विस्ट हो गया है और प्रेसिडेंट फू तिंगजो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तांगिया सू से माफ़ी मांगती है कि उसे ये सब सहना पड़ा और उसके हाथ की चोट पर पट्टी बांध देती है। तभी सू कहती है मैं अपने सिटी वापस जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और जब भी मन हो मुझे मिलने आ जाना। और दूसरे दिन सू सिटी छोड़कर अपने सिटी ग्वनदोम जाती है। सू चली जाती है और तांगिया फू तिंगजो को कॉल कर कहती है चली गई सू। फू तिंगजो को समझ नहीं आता कि उसकी जीएफ जिसका वेट वो पिछले 5 साल से कर रहा था वो उसके साथ है, फिर भी वो खुश क्यों नहीं है। अब दूसरे दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां प्रेसिडेंट फू तिंगजो अपने असिस्टेंट से कैंसर ड्रग की रिपोर्ट कंप्लीट करके सू को उसके पास लाने को कहता है। तभी असिस्टेंट कहता है सर आप भूल रहे हैं कि सू ने रिजाइन कर दिया है। तब फू तिंगजो को महसूस होता है कि उसे इतना खालीपन सा क्यों लग रहा है जबकि सब कुछ तो है। इसके बाद वो डायरेक्टर के कैबिन में जाता है और देखता है कि वह वन्यू सिर्फ खा रही होती है। उसे अचानक से याद आता है कि कैसे सू दिन रात ऑफिस में काम किया करती थी और अपना प्रोजेक्ट वर्क पूरा करती थी, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि बार बार उसे सू की याद क्यों आ रही है। वो वन्यू से रिपोर्ट तैयार करने को कहता है तो वो कहती है काम तो मैं कर दूंगी पर मुझे बोर लग रहा है तो मुझे शॉपिंग पर जाना है। और फू तिंगजो मान जाता है। वो वन्यू के साथ शॉपिंग पर जाता है जहां वन्यू उसे काफ़ी कुछ शॉपिंग करवाती है और एक हैंडबैग देखकर कहती है ये टॉप 5 कलेक्शन में से एक है जो बहुत कम लोगों के पास होता है। प्रेसिडेंट फू तिंगजो कहता है अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। इस बीच भी फू तिंगजो को सू की याद आ जाती है कि कैसे उसने एक नए रेस्टोरेंट में जाने के लिए कहा था और फू तिंगजो ने साफ मना कर दिया था। इसके बाद शॉपकीपर से गलती से वन्यून के कपड़ों पर पानी गिर जाता है जिससे वन्यून बहुत गुस्सा होती है और उस शॉपकीपर को मार भी देती है और बहुत चिल्लाती है। वहाँ मौजूद सारे लोग देखते हैं कि ये क्या कर रही है। ये देखकर फू तिंगजो को भी अच्छा नहीं लगता और उसे फिर याद आता है कि कैसे सू के कपड़ों पर जब पानी गिरा था तो उसने कुछ नहीं बोला था और कितनी शांति से बात की थी, जबकि वन्यून उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट थी। तभी वन्यून फू तिंगजो के पास आती है और कहती है मैं ये नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहती थी और ये सब गलत हो गया। फिर वह 2 ड्रेसेस लाती है और कहती है ये कैसी हैं। तब फू तिंगजो कहता है जो अच्छी लगे ले लो और इस बात पर भी उसे सू की याद आ जाती है। इसके बाद असिस्टेंट कहता है एक ज़रूरी मीटिंग है और क्लाइंट भी आने वाले होंगे। इस पर फू तिंगजो वन्यून से कहता है अब हमें चलना चाहिए वरना तुम कंटिन्यू करो।
वो जाते हैं पर वानियन गुस्सा हो जाती है और वो भी साथ में ही चली जाती है। ऑफिस में प्रेसिडेंट फू टिंगजो क्लाइंट का वेट करते हैं। तभी ये सोच रहे होते हैं कि उनकी वजह से वानियन की शॉपिंग खराब हो गई और वो सॉरी बोलने ही जा रहे होते हैं कि क्लाइंट आ जाते हैं। दूसरी तरफ जाते ही वानियन को बहुत गुस्सा आता है और तभी शाविन आती है और कहती है, मैम ये रिपोर्ट को देखकर साइन कर दीजिए। पर वानियन फाइल को फाड़ देती है और कहती है, ये रिपोर्ट किसने बनाया था? स्यावुन कहती है, सू ने। तो ये सुनकर वानियन को और गुस्सा आता है और कहती है, डायरेक्टर मैं हूँ, फिर से नई रिपोर्ट बनाओ, ये फालतू कचरा है, मुझे नई रिपोर्ट चाहिए अभी। और स्यावुन पर बहुत गुस्सा करती है और उसे भला बुरा कहती है, तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ काम करने की, पता नहीं तुम जैसे को काम में कौन रख लेता है, काम करना तो आता नहीं और चले ये काम करने। इसके बाद स्यावुन बाहर जाकर बहुत रोती है, जिससे सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसे शांत करवाते हैं। तभी वहाँ प्रेसिडेंट फू टिंगजो भी आ जाते हैं और उन्हें सब बताते हैं कि क्या हुआ। तभी प्रेसिडेंट फू टिंगजो वन्युन से कहते हैं, अभी तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए, तुम बहुत थक गई हो, तब तक के लिए कोई और डायरेक्टर बन जाएगा। पर वन्युन कहती है, नहीं तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए तो मैंने ये रिपोर्ट भी तैयार की है। फू टिंगजो रिपोर्ट को देखकर कहता है, ये तुमने बनाई है, ये तो वैसे ही है जैसे होनी चाहिए थी। तब वन्युन सोचती है, ये तो मैंने सू के सिस्टम से निकाला है जो उसने बनाया था। वही दूसरी तरफ सू अपने सिटी वापस चली जाती है और एयरपोर्ट पर उसके पिता, माँ और एक लड़का लेने आते हैं जो उससे शादी करना चाहता था। सू कहती है कि उसे कैंसर ड्रग की रिसर्च को कंटिन्यू करना है और वो लड़का उसकी हेल्प करता है। उस लड़के का नाम था चिन सूजे, जो जियाजे ग्रुप का प्रेसिडेंट था। चिन सू के लिए कपकेक लेकर आया है और कहता है, ये लो तुम्हारे लिए मैंने कपकेक लाया है। उसे टेस्ट करते ही सू कहती है, ये तो मेरे फेवरेट हैं और ये उसी बेकरी के हैं जहाँ से मैं बचपन में खरीदा करती थी। तभी चिन कहता है, मुझे पता है तुम्हारा फेवरेट है, इसलिए तो लाया हूँ। इस पर सू कहती है, तुम्हें कैसे पता मेरा फेवरेट है? तो किन कहता है, यहाँ एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है साउथ स्ट्रीट में, वहाँ चले, खाना भी हो जाएगा और बात भी। वहाँ जाते हैं दोनों। फिर किन कहता है, याद है बचपन में तुमने एक लड़के को बचाया था जिसे कुछ लोग मार रहे थे? तब सू को याद आ जाता है कि कैसे उसने एक लड़के को बचाया था और उसे अपना नाम बताया था, पर उसका नाम नहीं पूछ पाई थी और वो लड़का किन ही था। वो कहती है, अच्छा लगा तुमसे मिलके, इतने टाइम बाद मिलेंगे ये सोचा भी नहीं था। फिर दिखाया जाता है जहाँ सू ऑफिस में बहुत मेहनत करती है कैंसर ड्रग की रिसर्च पर। तभी वहाँ किन सूज आता है और कहता है, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए और उसके लिए लंच लाया है। पर सू कहती है, अभी बहुत काम है। पर किन सूज कहता है, काम तो होता रहेगा, पहले खाना खा लो वरना काम करने की भी एनर्जी नहीं रहेगी। तभी सू को याद आता है कि कैसे फू टिंगजो पूरा दिन काम कराया करता था और कुछ खाने के लिए भी ऑफर नहीं करता था। दूसरे दिन एग्जीबिशन था कैंसर ड्रग रिसर्च को लेकर, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भाग लिया था। सू वहाँ जाती है जियाजे ग्रुप की तरफ से और वहाँ वो फू टिंगजो से मिलती है। वहाँ फू टिंगजो उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है, पर चिन संभाल लेता है और सू को अपने जीएफ बताता है, जिससे फू टिंगजो को बुरा भी लगता है और वो कहता है, तुमने जियाजे ग्रुप के लिए फूकांग फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को छोड़ दिया, बहुत पछताओगी तुम। और वहाँ से चले जाते हैं। तभी सू को जियावेन और उसका एक और कोलीग मिलता है और वे बताते हैं कि वन्युन क्या कर रही है और ये भी बताते हैं कि प्रेसिडेंट फू टिंगजो की रिपोर्ट उन्होंने देखी है, देखने से तो काफ़ी अच्छी और फुल्ली कंप्लीटेड लग रही थी। तब सू कहती है, तुम लोग चाहो तो जियाजे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और चिन से मिलवाते हुए कहती है, ये मेरा बीएफ है। तब सू का कोलीग जो फूकांग फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में काम करता था अपना बिजनेस कार्ड चिन को देता है और कहता है, मिलते हैं फिर, और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर एग्जीबिशन स्टार्ट होता है जहाँ सू बहुत डरी हुई होती है और कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी ऑर्गेनाइजर कहते हैं, दो लोगों की रिपोर्ट सेम है। ये बात सुनते ही बाकी कॉम्पिटिटर्स को गुस्सा आ जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों कंपनीज को इस एग्जीबिशन से बाहर निकाला जाए, ये गलत है और रूल्स के अगेंस्ट भी है। ऐसे कैसे दो कंपनीज एक जैसी रिपोर्ट बना सकती हैं? जब ये चेक किया जाता है कि किसकी सेम कंपनी है तो पता चलता है कि फूकांग फार्मास्यूटिकल्स कंपनी और शाजे ग्रुप की रिपोर्ट सेम है जो फू टिंगजो और सू ने बनाई थी। चेक करने पर पता चलता है कि सू ने कॉपी की है
और सभी गुस्से में उसे एग्जीबिशन छोड़कर जाने को कहते हैं। पर सू कहती है ये मैंने कॉपी नहीं किया बल्कि फू टिंगजो ने कॉपी किया है। तभी फू टिंगजो कहता है ये मेरी फियांसे वनयून ने बनाई है और वो किसी को कॉपी नहीं कर सकती। तभी सू उसे याद दिलाती है मैंने ऑफिस तो छोड़ दिया था पर अपने सिस्टम से रिपोर्ट नहीं हटाई थी और वहीं से कॉपी की होगी वनयून ने, और यही रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं तुम्हारे पास भी गई थी पर तुमने देखने से मना किया था और कहा था कि पहले पूरी कंप्लीट करके लाना। तो फिर ये रिपोर्ट फू टिंगजो ने सबमिट की है, वो कंप्लीट भी नहीं होगी। और चेक करने पर पता चलता है कि वो सच बोल रही थी। फू टिंगजो की रिपोर्ट कंप्लीट नहीं थी और सू की रिपोर्ट कंप्लीट थी, इसीलिए ये ऑफर सियाजी ग्रुप को मिल जाता है और इस सक्सेस के लिए चिन सू को मूवी दिखाने ले जाता है। वो दोनों मूवी देखने जाते हैं जहाँ एक मूवी चल रही होती है एना फ्रैंक की डायरी। ये मूवी देखकर सू बहुत इमोशनल हो जाती है कि कैसे उसमें एक 13 साल की बच्ची की कहानी स्टार्ट होती है और कैसे उसे कैंप में अपने माँ बाप से अलग रखा जाता है। उसे बहुत दुख होता है और वो उदास हो जाती है। फिर चिन उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करता है और उसे कहीं दूर सिटी से एक अच्छी सी जगह डिनर के लिए ले जाता है और फिर उसके फेवरेट बेकरी से कपकेक लेने भी जाता है, पर वो शॉप बंद हो गई थी। तो वो बेकरी ओनर के घर जाता है और कपकेक्स लेकर ही आता है क्योंकि वो सू के फेवरेट थे। सू बहुत खुश होती है कि चिन उसके लिए इतना कुछ करता है और उससे शादी के लिए हाँ कर देती है। इधर फू टिंगजो बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में घर जाता है जहां वो वन्युल को पूरे घर में ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी बहन तांग्या आती है और बताती है देखो आपकी जीएफ वन्युन ने कोई पढ़ाई नहीं की है। पिछले 5 सालों से उसने तो पढ़ाई छोड़ दी थी, सिर्फ आपकी पैसों पर ऐश कर रही थी। पिछले 4 सालों से वो क्लब जाती थी, उसके पास डॉक्टोरल की भी कोई डिग्री नहीं है और उसका किसी के साथ रिलेशनशिप में भी था जिससे वो प्रेग्नेंट भी हुई थी और उसका एबॉर्शन भी करवाया था। पर फू टिंगजो को भरोसा नहीं होता। फिर वो कहता है क्या तुम सच बोल रही हो? पर वन्युन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। तब तांग्या अपने भाई फू टिंगजो से कहती है आपको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि आंखों पर वन्युन ने पट्टी बांध दी है। तब फू टिंगजो कहता है कहाँ है वन्युन? वो उसका पता बताती है। फिर फू टिंगजो वन्युन के घर जाता है जहाँ बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कौन हो आप? वो कहता है मैं मंगेतर हूँ वन्युन का। तभी एक आदमी आता है और फू टिंगजो को देखकर सर झुकाकर वेलकम करता है और कहता है ये है मैम वन्युन का प्राइवेट रूम। उसे अंदर ले जाता है और दोनों बॉडीगार्ड्स आपस में बात करते हैं। इससे पहले अलग अलग लड़के आए हैं पर ये पहली बार आया है जो खुद को वन्युन मैम का मंगेतर बता रहा है। तभी जब वो रूम में जाने वाला ही होता है तो सीन दिखाया जाता है जहाँ वन्युन है और उसके अलावा उसके और 3 फ्रेंड्स भी हैं जिनमें से एक लड़की और 2 लड़के थे। वन्युन सिगरेट पी रही थी और अपने फ्रेंड को भी अपनी ही सिगरेट ऑफर करती है और फिर वहाँ वन्युन अपने दोस्तों को बता रही होती है कि कैसे उसने फू टिंगजो का यूज किया है और सू को कैसे गलत साबित किया। खुद सीढ़ियों से गिर गई और इल्जाम सू पर लग गया और सू की रिपोर्ट को ही एग्जीबिशन के लिए दे दी। इतना ही नहीं तांग्या की बर्थडे पार्टी में भी सू पर पॉट से मारा था और खुद एंकल ट्विस्ट का बहाना कर लिया था। ये सब सुनकर फू टिंगजो को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वन्युन अपने एक फ्रेंड को ड्रिंक देने को कहती है तो वो ग्लास पास कर देता है, पर वन्युन कहती है तुम इसे मुझे ड्रिंक पिलाओगे, कुछ नया करो। फिर उसका फ्रेंड उसे थोड़े नए तरीके से ड्रिंक पिलाने वाला ही होता है कि तभी वहाँ फू टिंगजो अंदर जाता है और वन्युन पर बहुत चिल्लाता है और कहता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, कितना प्यार करता था मैं तुमसे और तुम मुझे धोखा दे रही थी, तुम्हें सिर्फ मेरे पैसों से प्यार था। पर तभी वन्युन फू टिंगजो को समझाने की कोशिश करती है और कहती है ये सच नहीं है, ये सब तो बस मजाक कर रहे थे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ फू टिंगजो। जब वन्युन शादी की बात करती है तो फू टिंगजो कहता है तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, ठीक है कल तैयार रहना। फिर फू टिंगजो रूम से चला जाता है और फिर वन्युन की एक फ्रेंड कहती है ये सब सुनने के बाद भी क्या प्रेसिडेंट फू टिंगजो तुमसे शादी करेंगे, वो अभी भी तुमसे प्यार करेंगे? तब वन्युन कहती है वो मेरी मुट्ठी में है, जैसे मैं कहूँगी वैसे ही करेंगे। वैसे भी फू टिंगजो मुझसे बहुत प्यार करता है, उसे मेरे अलावा कुछ नज़र नहीं आता। इसके बाद जब असिस्टेंट पूछता है क्या आप सच में शादी करेंगे, तब फू टिंगजो कहता है तुम मुझे पिछले 5 सालों की सारी डिटेल्स ला कर देना कि वन्युन ने क्या किया, कहाँ रही, किसके साथ थी, सब। असिस्टेंट आता है और बताता है कि ये सच है कि वन्युन किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी और वो प्रेग्नेंट भी हुई थी जिसका उन्होंने अबॉर्शन भी करवाया था। दूसरे दिन सभी बहुत खुश थे कि वन्युन की शादी हो रही है और वन्युन भी बहुत खुश थी। वन्युन शिया फैमिली से बिलोंग करती थी
और उसके पेरेंट्स चाहते थे कि उसकी शादी फूतिंगजो से हो जाए। वानयुन तैयार होकर नीचे आती है और सभी उसको बधाई दे रहे होते हैं। तभी वानयुन पूछती है फूतिंगजो कहाँ है। तभी असिस्टेंट फूतिंगजो के पास जाकर तांग्या के बर्थडे वाले दिन की रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें कैसे वानयुन ने सू के साथ मिसबिहेव किया था। फिर फूतिंगजो नीचे आते हैं और कहते हैं मुझे दुख है कि ये बात मुझे इस तरह कहना पड़ रहा है, पर मेरे अंकल पैरालाइज्ड हैं और उनकी आखिरी इच्छा शादी करने की है, इसलिए मैं वानयुन की शादी उनसे कराना चाहता हूँ। तभी वहाँ उनके पैरालाइज्ड चाचा को लाया जाता है। वानयुन रोते हुए कहती है फूतिंगजो तुम ये नहीं कर सकते, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना। तभी फूतिंगजो का असिस्टेंट वानयुन को थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रेसिडेंट फूतिंगजो का नाम लेने की। और तभी फूतिंगजो वानयुन की क्लब्स की फोटोज, उसके किसी और के साथ वाली फोटोज और अबॉर्शन की रिपोर्ट्स सब दिखा देता है। तब सब सिया फैमिली को नाम रखने लगते हैं और ये वानयुन के डैड से देखा नहीं जाता। फूतिंगजो कहता है आपको अपनी बेटी की शादी हमारी फैमिली में करानी थी तो किससे हो ये फर्क नहीं पड़ता। वानयुन मना करती है मैं ये शादी नहीं करूंगी। वो अपने पेरेंट्स से भी कहती है मैं अपने बाप की उम्र के आदमी से शादी कैसे कर सकती हूँ, पर उसकी कोई नहीं सुनता और वो वानयुन को चाचा से शादी के लिए जबरदस्ती मना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सू सुबह सोकर उठती है तो अपने चारों तरफ मेड्स को देखती है जो उसके लिए ब्रेकफास्ट, ड्रेसेस और भी कुछ चीजें लेकर खड़े होते हैं। सू कहती है माफ करना थोड़ी देर हो गई जगने में। तभी एक मेड कहती है मैम ये रही आपकी आज की ड्रेस, चलिए चेंज कर लीजिए, मैं आपको चेंज करवा देती हूँ। तब सू हंसते हुए कहती है नहीं नहीं ये मेरा काम है और मैं खुद कर लूँगी। सू को एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है। सू और चिन भी शादी करने वाले थे। चिन सुबह सुबह सू के लिए केक लाया है और फिर वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। फूतिंगजो सू के घर आता है पर उसकी माँ उसे जाने को कह देती है और कहती है मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, उसने तुम्हारे लिए अपने 5 साल बर्बाद कर दिए हैं, अब वो खुश है तो उसे रहने दो और अब जाओ यहाँ से। तभी असिस्टेंट कहता है वो शॉपिंग के लिए गए हैं और फूतिंगजो को उसी जगह ले जाता है। वहाँ फूतिंगजो को सू और चिन साथ देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है सू मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें समझा नहीं, मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर सू उसे मना कर देती है क्योंकि उसे याद आता है कि कैसे उसने उसे ह्यूमिलिएट किया था और कैसे वो सिर्फ वानयुन की बातों में आकर उसे गलत समझ रहा था। और वो चिन के साथ चली जाती है। फूतिंगजो घर जाकर अपनी बहन से सू से बात करने को कहता है और कहता है बस एक बार मुझे सू से बात करनी है। फिर तंग्या सू को कॉल करती है और मिलने को कहती है और सू मान जाती है। तंग्या और फूतिंगजो सू से मिलने जाते हैं। वहाँ सू बहुत ही साफ शब्दों में कहती है मुझे फूतिंगजो में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसे तो वानयुन का कहा ही सब सच लग रहा था, उसे तो भरोसा ही नहीं था, तो मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। तभी वहाँ चिन आ जाता है और फूतिंगजो को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर फिर दोनों की लड़ाई होने लगती है और तभी वहाँ लाइट का झूमर गिर जाता है। दोनों को बचाने के लिए सू दोनों को वहाँ से हटाती है और खुद गिर जाती है, जिससे उसके सिर पर चोट लग जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसे फिर पहले का सब याद आ जाता है और चिन वहाँ उसके साथ होता है। तभी फूतिंगजो वहाँ सू के लिए ब्लैकबेरी लेकर आता है और सू कहती है तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी और मुझे ये ब्लैकबेरी नहीं पसंद, ये सिर्फ वानियों को पसंद थी और उसको पसंद थी, इसका मतलब ये नहीं कि सबको पसंद हो। दूसरे दिन सू तांग्या को कॉल करती है और कहती है मेरी शादी में ज़रूर आना। तांग्या बहुत खुश थी और कहती है हम ज़रूर आएंगे, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो मैं दिल से चाहती थी कि तुम मेरी भाभी बनो, पर शायद मेरे भाई के नसीब अच्छे नहीं हैं और तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है चिन से शादी करने का। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा और तुम्हारे साथ देगा। अच्छा लगा सुनकर कि तुम मूव ऑन कर रही हो। यही बात फूतिंगजो सुन लेता है और फिर शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सू और चिन दोनों रेडी हो गए हैं, पर सू थोड़ी नर्वस होती है, उसे डर लगता है। तभी दोनों को स्टेज पर बुलाया जाता है। दोनों आते हैं और एक दूसरे को रिंग पहना रहे होते हैं
तभी वहाँ फूतिंगजो आ जाता है और कहता है ये शादी नहीं होगी, तुम सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मुझसे शादी करोगी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। सू कहती है तुम मुझे शादी करने से नहीं रोक सकते। फिर सू आगे बढ़ती है चिन की तरफ और तभी फूतिंगजो गन निकाल लेता है और कहता है मैं सबको मार दूंगा। तभी वह लोग इधर उधर जाने लगते हैं क्योंकि सब बहुत डर जाते हैं। पर चिन कहता है ठीक है, मैं भी यही सू के साथ खड़ा हूँ, मारो गोली। तभी सू कहती है ठीक है, मैं आने को तैयार हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ 10 दिन रहूंगी। अगर उन 10 दिनों के बाद भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई तो तुम मुझे आने से रोकोगे नहीं। और फूतिंगजो मान जाता है। सू फूतिंगजो के घर जा रही होती है तभी चिन की मॉम सू को एक लिफाफा देती है और कहती है इसे देख लेना। इसके बाद सू फूतिंगजो के साथ चली जाती है। फिर फूतिंगजो उसका बहुत ध्यान रखता है। एक दिन प्रेसिडेंट फूतिंगजो सू के लिए सिटी के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में डिनर अरेंज करता है और उसे लेके जाता है, पर उसे वो अच्छा नहीं लगता। वो सू को मूवी दिखाने लेके जाता है, पर वहाँ सू को चिन के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। फिर दूसरे दिन प्रेसिडेंट फूतिंगजो सू को कंपनी लेके जाते हैं और वहाँ शाओविन और उसके बाकी कलीग्स बहुत खुश होते हैं सू को देखकर और उसका हालचाल पूछते हैं और उसके बीएफ चिन के बारे में भी पूछते हैं। उसके बाद फूतिंगजो सारे एम्प्लॉयज को गैदर करते हैं और कहते हैं ये है आपकी नई वाइस प्रेसिडेंट सू। पर इससे सब शॉक हो जाते हैं और सू भी शॉक हो जाती है और कहती है प्रेसिडेंट फूतिंगजो आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मेरे पास तो सिर्फ एक बैचलर डिग्री है और इससे आपकी कंपनी पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, इससे तो आपकी कंपनी डूब जाएगी। आपको अपनी कंपनी के लिए एक डॉक्टरल डिग्री वाले प्रेसिडेंट की जरूरत है जैसे वान यून। तो प्लीज प्रेसिडेंट फूतिंगजो आप वान यून को बुला लीजिए क्योंकि ये पोस्ट मेरे लिए नहीं है। और वहाँ से ये कहकर चली जाती है। तभी दूसरी तरफ वान यून अपने पेरेंट्स के घर जाती है। उसके बॉडी पर बहुत सारे रेड निशान होते हैं। ये देखकर उसकी माँ वान यून को गले लगा लेती है, पर उसके पिता को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है ये सब मेरे बूढ़े पति ने किया है जिससे आप लोगों ने मेरी जबरदस्ती शादी करवाई है। पर ये सुनकर वान यून के पिता और गुस्सा होते हैं और उसे थप्पड़ मार देते हैं और अपने घर से जाने को कहते हैं। वही दिखाया जाता है कि फूतिंगजो कुछ स्पेशल करता है सू के लिए, एक गिफ्ट रेडी करता है। और तभी वहाँ वान यून आती है और कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे चाचा के साथ नहीं रह सकती, वो बहुत मारता है मुझे। तभी वहाँ सू आती है और कहती है हाँ अच्छा है, प्लीज़ कंटिन्यू, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी फूतिंगजो सू को एक लकड़ी देता है और कहता है मारो जितना चाहे, जब तक तुम्हें लगे, जब तक मेरी सज़ा पूरी ना हो जाए। सू उसे मारती है। तभी फूतिंगजो बेहोश हो जाता है। फिर डॉक्टर्स आकर चेकअप करते हैं और कहते हैं ये वीकनेस की वजह से हुआ है। इसके बाद तांग्या सू के पास आती है और कहती है उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो, और उसे वहाँ से लेके जाती है। फिर इधर फूतिंगजो को होश आता है और उसे लगता है सू चली गई, तो वो बाहर जाता है जहाँ सू बैठी होती है और मोबाइल पर कुछ देखकर हंस रही होती है। वो उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। सू एक शॉप जाती है और एक रिंग खरीद के लाती है। तभी जब वो उसका बैग खोलती है तो उसे चिन की मॉम का लिफाफा मिलता है जिस पर लिखा होता है कि चिन उससे बचपन से प्यार करता था। वो उसे प्रपोज करने फूकांग फार्मास्यूटिकल्स कंपनी भी गया था, पर उसने वहाँ सू को फूतिंगजो को प्रपोज करते देखा और वापस आ गया। और वो तब भी गया था जब फूतिंगजो ने सू को अवार्ड नहीं दिया था। तब भी वो अंदर आना चाहता था पर नहीं आ पाया था। वो उससे बहुत प्यार करता है और हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। उसके बाद इधर फूतिंगजो बहुत मेहनत करता है कि सू फिर से उससे प्यार करे। वो उसकी केयर करता है, उसके लिए सब कुछ करता है, सू की तस्वीर बनाता है। और 10 दिन इसी के साथ कंप्लीट हो जाते हैं और सू बैग पैक करके नीचे आ जाती है। कैसे वो उसकी केयर करता था और कितनी मुश्किलों के बाद भी सू के लिए कपकेक लाया था। फिर फूतिंगजो सू को शॉपिंग के लिए ले जाता है, पर वो बिना कुछ लिए ही वापस आ जाती है। फिर सू सारी पुरानी बातें ही याद करती है कि कैसे फूतिंगजो ने उसके साथ मिसबिहेव किया था। उसके बाद फूतिंगजो सू के लिए रेड रोजेस लाता है और उसे देता है, पर सू को याद आता है कि कैसे फूतिंगजो ने उसके दिए हुए रोजेस फेंक दिए थे और उसकी इंसल्ट की थी। ये सब सू के दिमाग में घूम रहा होता है और सू उसके दिए हुए फ्लावर्स रेड रोजेस फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन सू को इम्प्रेस करने के लिए फूतिंगजो उसके लिए खाना बनाता है जिसमें बहुत सारी डिशेस होती हैं, पर सू को ये भी बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो वहाँ से सैलेड खाकर ही चली जाती है। उसके लिए बहुत कुछ करता है पर सू को कुछ पसंद नहीं आता क्योंकि उसे सब पहले का ही याद आता है कि उसने उसके साथ कैसे मिसबिहेव किया।
फिर दूसरे दिन असिस्टेंट को अपने हाथ पर चाकू मारने को कहता है, पर सू उसे रोक लेती है। फूतिंगसो कहता है, ये तुमने क्यों किया? क्योंकि तुम मुझे अभी भी प्यार करती हो और मेरी फिक्र करती हो। पर सू कहती है, मेरे सामने कोई भी होता तो मैं उसकी भी फिक्र करती, चाहे वो एक जानवर क्यों ना हो। और वैसे भी मैं तो तुम्हारी एक ईमानदार फालतू जानवर ही तो थी ना, सिर्फ एक एम्प्लॉई, तो ये करना ही था। और सू वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सू और चिन की शादी हो रही होती है। तभी प्रेसिडेंट फूतिंगसो को पता चलता है कि वन्यू को लगता है कि फूतिंगसो ने उससे शादी नहीं की, उसके पीछे सू का हाथ है और वो वन्यू सू को मारने जाती है। ये सुनकर ही फूतिंगसो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथ पुलिस लेकर शादी की जगह पहुंचता है, जहां वन्यू सू को मारने के लिए आती है। वो चाकू मारने ही वाली होती है कि सू को बचाने के लिए फूतिंगसो बीच में आ जाता है और सू को बचा लेता है। तभी फूतिंगसो नीचे गिर जाता है। सू कहती है, ये तुमने क्या किया? मुझे बचाने के लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाल दी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तांगिया का ध्यान कौन रखेगा? और रोने लगती है। फिर फूतिंगसो कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था, तो ये तो बस छोटा सा चाकू लगा है। फिर पुलिस आकर वानियोन को ले जाती है और फूतिंगसो को भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और फाइनली सू और चिन की शादी हो जाती है। सब लोग बहुत खुश थे, सब उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे थे और सू और चिन भी बहुत खुश थे। कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि फूतिंगसो बहुत बदल चुका है। अब वो लड़कियों से पहले जैसा व्यवहार नहीं करता था, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करने लगा था। इधर सू और चिन अपनी बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे और उनका एक बेबी भी था जिसका नाम जॉय था। कुछ सालों बाद फूतिंगसो, सू और चिन की मुलाकात एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में होती है और तब सभी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। सू सोचती है कि चिन से शादी का फैसला गलत नहीं था। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी यही खत्म होती है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही मज़ेदार स्टोरीज देखने के लिए थैंक यू।